सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बस कुछ ही महीने बाकी है। क्या रणनीति अपनाएंगे इस बार सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा? कौन होंगे एसकेएम के स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट्स? क्या स्ट्रैटेजी और किन सारे मुद्दों पे इस बार लड़ेंगे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा? क्या 2024 में इट विल बी अ वेरी टफ फाइट और विल इट बी इजी विन, एन इजी विन फॉर एसकेएम और आसानी से वापस आएंगे सत्ते पे? इन सारी बातों के जवाब ढूंढते हुए आज हम बात करेंगे जेकब खालिंग से। जेकब खालिंग इज द पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग। मेरे साथ अभी मौजूद हैं खालिंग जी। जेकब खालिंग जी, स्वागत है आपका नॉर्थ ईस्ट लाइव में। बहुत बहुत स्वागत है एंड धन्यवाद आप टाइम निकाल के आए यहाँ पे हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो किस तरह की तैयारी? ऑफ कोर्स काउंटडाउन हैज़ बिगन चुनाव के लिए, अगले साल होने वाले हैं, तो इस बार क्या रणनीति रहेगी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लिए? अगले वर्ष होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी अपना रणनीति लेके बिल्कुल आगे तैयारी के साथ बढ़ चुका है और हमारा मुख्य रणनीति विकास होगा। जो विकास ये 4.5 वर्ष के अवधि में सिक्किम सरकार ने श्रीमान मुख्यमंत्री श्रीमान पीएस गोले जी के नेतृत्व में किया है, उसी को हम जनता में लेके जाएंगे और आने वाले 5 वर्ष में क्या क्या करेंगे, क्या क्या जनता का आवश्यकता है, वो पूरा करने का फिर हमारा नया प्लान लेके जाएंगे। क्या आपने बताया कि अगले 5 साल के लिए आप लोगों ने प्लान तैयार कर लिया है। अभी ये जो 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है, जो आप लोग करना चाह रहे थे सिक्किम के जनता के लिए, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग सब कुछ कर पाए हैं? आर यू हैप्पी विथ योर ओन परफॉर्मेंस? 2019 के चुनाव में हमारा घोषणा पत्र के माध्यम से जनता से हमने जो वादे किए थे, मैं 100% पूरा किया ये तो दावी नहीं करूँगा, पर ज़्यादातर हमने किया है और अपने काम में हम संतुष्ट है। कोविड पीरियड के कारण 1.5 वर्ष हमारा हम काम कर नहीं पाए, सिर्फ सिक्किम ही नहीं पूरा संसार में है, कुछ काम नहीं हुआ। उस तकलीफ को झेलते हुए भी और इकोनॉमिक शटडाउन को झेलते हुए भी बाकी रहे हुए समय में सिक्किम के गरीब जनताओं को राहत देने के काम से लेके पूर्वाधार निर्माण के काम, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब काम में जो काम किया है ये उल्लेखनीय है और इस काम में हम संतुष्ट हैं। जी, सिक्किम एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि काफ़ी लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए। ऑफ कोर्स इसमें कोई भी मतलब इंसान कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता है एक्सेप्ट ऑफ कोर्स टेकिंग केयर ऑफ नेचर, क्लाइमेट चेंज इश्यूज, ये सारा। लेकिन हमने जो अभी हाल में देखा जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ, एंड सिक्किम बीइंग अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आई एम श्योर आपके सरकार कुछ प्लान ज़रूर बनाए होंगे कि इसको किस तरह से एड्रेस किया जाए, बिकॉज द होल टूरिज्म सेक्टर वाज अफेक्टेड, द ट्रांसपोर्टर्स वर अफेक्टेड टू अ लॉट, टूरिस्ट देमसेल्व्स वर अफेक्टेड। सो इसमें अभी के लिए और आगे के लिए क्या प्लान है? जैसे पूरा देश अभी मानसून का मिड चल रहा है, इसका इफेक्ट सिक्किम को भी पड़ा है और बहुत सारे लैंडस्लाइड हुआ है और 1-2 कैजुअलिटीज भी हुआ है। बहुत सारे रोड्स लैंडस्लाइड के कारण डैमेज हुआ, ब्लॉक हुआ, उसको रिपेयर करने के, दुरुस्त करने के काम चल रहा है। ये सिर्फ 1 बरस का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बीते हुए वर्षों में देखें तो हर वर्ष हमें ये समस्या झेलना पड़ता है। ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र एक यंग माउंटेन होने के कारण भी ये है एक। इसके निदान के लिए पहले तो हम जहाँ पर अच्छी तरह प्रोटेक्टिव वॉल लगा सके, जहाँ पर अच्छे रिटर्निंग वॉल लगा सके, उसके लिए राज्य सरकार ने भी बहुत सारे धन खर्च किया है और केंद्र सरकार से भी सहायता मिला है। पर सिक्किम जो एक पहाड़ी राज्य होने के कारण सब जगह रिटर्निंग वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल लगा के ही रोड बाँचेगा हर साल, ये संभव नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री श्रीमान पीएस तामाङ जी के नेतृत्व में बनी हुई सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हाथ में लिया है। जहाँ जहाँ भी ज़्यादा लैंडस्लाइड एरिया हो वहाँ टनलिंग करके
हाँ। रास्ता दूसरे जगह निकलने के लिए हमारा 5-6 जगह का डीपीआर बना है। अच्छा। और सभी को मालूम है कि टनलिंग बहुत खर्चालू होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसका बजट भी बहुत आया है। कोई प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा है और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है, और एज अ एक्सपेरिमेंटल वर्क के रूप में भी स्टेट गवर्नमेंट भी 1-2 प्रोजेक्ट आगे ले रहा है। और हम आशा करते हैं कि सिक्किम के हर जगह तो टनलिंग पॉसिबल नहीं होगा, पर जहाँ जहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है और होने का चांसेस है वहाँ पर टनलिंग का हमारा एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। राइट। सो ये सारा जगह जो है वो आप लोग मतलब एसेस कर चुके हैं कि इन जगहों में टनलिंग चाहिए, इन सारी जगहों पे कुछ और उपाय किया जाएगा। फर्स्ट फेज के लिए 5-6 जगह का आइडेंटिफाई करके उसका डीपीआर भी बन चुका है, उसका पूरा डीपीआर भी बन चुका है। ओके। एक और रिलेटेड इशू है पर्यटन, टूरिज्म पर्यटन के साथ जुड़ा हुआ इशू। एक तो हमने हाल ही में देखा था कि पानी का काफ़ी इशू हो गया था क्योंकि पाइपलाइन फट गया था, उससे भी टूरिस्ट होटल्स बहुत इम्पैक्ट हो गए थे और गैंगटॉक सिटी में भी सप्लाई का इशू हो गया था। तो ये एक मुद्दा है, और साथ ही में इससे इक्वली इम्पॉर्टेंट एक और मुद्दा है आपका एयरपोर्ट का। जोग्राफिकल लोकेशन है, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट। तो इन दोनों इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अभी के लिए और आगे के लिए क्या प्लान है? इस बार आगे 3-4 महीने आगे हमारा कैपिटल गैंगटॉक में वाटर स्कैर्सिटी का बहुत फेस किया वहाँ का जाता है ना। इसका मुख्य कारण क्या था कि मानसून के बिगिनिंग में ही 1-2 रात का जो क्राउड ब्लास्ट जैसा हुआ था, उसके कारण जो हमारा सोर्स से आता है, सोर्स में ही बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होके हमारा जो बड़ा बड़ा पाइप गैंगटॉक के लिए आता है वो सब लैंडस्लाइड से डैमेज हुआ था। और जब तक वो रेडी नहीं हुआ अल्टरनेटिव सोर्स से हमने पानी चलाया, अभी तो स्मूथली चल रहा है। इसके लिए भी हमने बहुत सारे उपायों को और इंजीनियर से और एक्सपर्ट से बहुत सारे ओपिनियन लेके शायद इन फ्यूचर इस लाइन को भी दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि लैंडस्लाइड कोई नहीं रोक सकता है, एनी टाइम कहीं भी आ सकता है, और लैंडस्लाइड आया तो वो पाइप सब बहा के ले जाता है और उसको रिपेयर करने में टाइम लगता है। इसलिए शायद इसके भी अंतिम उपाय टनलिंग करके पाइप लेने से ही होगा सोच के अभी इसके ऊपर हमारा एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं। और जो दूसरा प्रश्न आपका जो एयरपोर्ट का था, एयरपोर्ट जो हमारा पाक्यों में एयरपोर्ट है उसमें पहले थोड़ा लैंड कंपनसेशन का इश्यू था, क्योंकि पहले से बहुत बकाया हुआ लैंड कंपनसेशन नहीं दिया था पिछले सरकार से ही, और उन लोगों का प्रॉब्लम इस बार ऑलमोस्ट सब सॉल्व हो चुका है। इस बार का बजट में लैंड का जितना भी कंपनसेशन था वो गवर्नमेंट ने पैसा रखे, अब लैंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, एक्सटेंड हो पाएगा एक। और दूसरा, पहले ऑल टाइम वेदर जो डिवाइस मिलता है जिससे लैंडिंग में और टेक ऑफ में पायलट्स को मदद पहुंचता है टेक्निकली, दो मैं टेक्निकली इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी जो हमने सरकार में आके देखा और समझा कि वहाँ पर ऑल टाइम वेदर का डिवाइस इंस्टॉल नहीं था, और हमारे सरकार ने आके वो इंस्टॉल करने का काम किया है। आगे देखेंगे कि शायद इससे बहुत सुधार, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगा। एक बार और हम वापस चलते हैं, इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो आपने कहा डेवलपमेंट विल बी योर मेन पोल प्लैंक। कई सारे मुद्दे हमने देखा है, हाल फिलहाल में बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। एक तो रहा है फाइनेंस बिल, इनकम टैक्स और सिक्किम इज आइडेंटिटी का इशू। दूसरा रहा है बहुत ही काफ़ी टाइम से चलता आया हुआ जो मुद्दा है लिम्बू तमांग सीट रिजर्वेशन इशू। कुछ तो इम्पैक्ट इसका दिखेगा अगले साल चुनाव में, और जो लिम्बू तमांग रिजर्वेशन सीट रिजर्वेशन का इशू है, क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले आपकी सरकार इसको एड्रेस कर पाएगी? जो सिक्किम का लॉन्ग पेंडिंग पॉलिटिकल डिमांड है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक लिम्बू तामाङ का सीट रिजर्वेशन है, जिसको 2002 में एसटी का स्टेटस मिला था, पर अभी तक सीट रिजर्वेशन विधानसभा में नहीं मिला है। संवैधानिक रूप से जो बहुत आगे मिलना चाहिए था, पर हमारा 4.5 वर्ष के कार्यकाल में सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने ये पूरा होना चाहिए, ये इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट देके हमने कन्विंस कर चुका है, ये अवस्था अभी है। पर
टेक्निकली पहले वाले गवर्नमेंट ने जैसे 2006 में एक बहुत गलत किया है, क्योंकि 2006 में सीट डिलिमिनेशन हो रहा था जी। और 2002 ठीक उसके 4 वर्ष आगे 2002 में लिम्बू तामाङ को एसटी का स्टेटस मिला था। हाँ। अगर उस समय का सरकार ने ठीक से ईमानदारीता के साथ काम करता तो 2006 बिल्कुल ऐसा एक मोमेंट था कि सीट रिजर्वेशन हो सकता था, क्योंकि उस टाइम सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट डिलिमिनेशन चल रहा था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जी। अभी शायद सिक्किम के जनता को भी और हर एक राजनीतिज्ञ को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये मालूम है कि 2026 में फिर सीट डिलिमिनेशन हो रहा है सारा भारतवर्ष का, जिसमें सिक्किम भी इंक्लूड होगा और 2024 के आगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग मनवाने का भरपूर कोशिश करेंगे सब स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके, जिसके लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनाया गया है। हमारा लोकसभा का एकमात्र एमपी श्री डॉक्टर इंद्रहाङ सुब्बा के नेतृत्व में, और उन लोगों का रिपोर्ट भी तैयार होके गवर्नमेंट में आया है। कोशिश करेंगे ईमानदारीता के साथ कि एसटी सीट जो मिला है लिम्बू तामाङ को उसको सीट 2024 के आगे मिले, पर ये सब हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी है। इसलिए अगर फिर भी हम ये भी आशा करते हैं कि 26 के उधर नहीं जाएगा, क्योंकि 26 हमारे लिए लिम्बू तामाङ का सीट दिलवाने का, लिम्बू तामाङ का ही सिर्फ नहीं, वहाँ पर छूटे हुए जो भी नेपाली कम्युनिटी का लेफ्ट आउट कम्युनिटी है जो ट्राइबल नहीं बना है, वो भी हमारा लॉन्ग पेंडिंग है। वो लॉन्ग ट्राइबलशिप से छूटा हुआ लेफ्ट आउट जितना भी कम्युनिटी हो उसको भी ट्राइबलशिप में मांग दिलाने का शायद हमारा सुनहरा मौका, यही हम ये मान के चल रहे हैं। पवन चामलिंग, वेटरन पॉलिटिशियन सिक्किम के, अभी ऑलरेडी वो रैलीज करना, लोगों से मिलना, वो फुल इलेक्शन मोड में आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में वो दोबारा एज अ चैलेंज, एज अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट इस बार भी खड़े हो जाएंगे? किस तरह का चुनाव हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल सिक्किम में? अभी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिङ जी अपने पार्टी के साथ मीटिंग कर रहा है, बस हमारे लिए सबसे राहत का और हमारे लिए सबसे अच्छा बात ये है क्योंकि वो ऑलरेडी सिक्किम के जनता से खंडित हो चुका, रिजेक्टेड हो चुका एक नेता है। और सिक्किम का पॉलिटिकल ट्रेंड क्या है, जब 1975 में इंडिया का स्टेट बना, उसके बाद जो भी एक पार्टी और जो भी एक व्यक्ति विधानसभा चुनाव हारता है वो लौट के कभी कभी नहीं आता है। हाँ, जरूर चुनाव लड़ता है, पहले पास्ट मुख्यमंत्रियों को देखो बहुत चुनाव जरूर लड़ता है, पार्टी का मीटिंग जरूर करता है, पर वो कभी चुनाव नहीं जीतता है। सिक्किम का ट्रेंड है जो बरकरार रहेगा। और अपोजिशन का जितना भी नाम हो, जितना भी काम हो, पवन चामलिङ खुद ने अभी कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा सबसे राहत का बात है कि वो हारा हुआ आदमी को फिर हराना शायद हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो तो इतनी बार, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, 5 बार शायद रह चुके हैं मुख्यमंत्री। फैक्टर तो जरूर बनेंगे एसडीएफ। अगर फैक्टर होता तो शायद इस टाइम उसका सरकार होता, 25 बरस का कोई फैक्टर होता तो जरूर इस बार उसका सरकार होता। वो शायद एंटी इनकम्बेंसी का भी थोड़ा सा हो गया, एंड मे बी पीपल वांटेड टू सी ट्राई आउट मिस्टर तामाङ का वो जो भी हो, वो तो उसके पार्टी में इस टाइम और बड़ा हुआ है, और बड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अभी चाहे यंग आदमी को, यंग पॉलिटिशियन को देखो, चाहे सीनियर को, अभी शायद उसने सिक्किम के 32 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 100 आदमी को उसने टिकट बांट चुका है। तुमको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दूंगा, दौड़ा रहा है, तुमको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दूंगा, दौड़ा रहा है। उसमें से जब 32 को देगा, रेस्ट कहाँ जाएगा? क्योंकि अब चामलिङ जी के पास से दूसरा बार मिलेगा कोई आशा करने वाला नहीं है। और मिस्टर चामलिङ जी ने आगे के एक मीटिंग में बोला भी था कि ये मेरा लास्ट बैटल है, ये मेरा अंतिम लड़ाई है। इसका मतलब वो जी जान से लड़ेंगे इस बार? नहीं, इससे ज़्यादा जी जान सरकार में रह के पहले चुनाव लड़ा था, इस बार तो इसका जी जान है ही नहीं। इससे 2019 का चुनाव वो बहुत जी जान के लगा के लड़ा था और हार गया। इस बार तो वो जी जान उसके पास है ही नहीं। ओके, वो हम 2024 जब रिजल्ट्स आएगा तब पता लग ही जाएगा कहाँ क्या होगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, जी बिल्कुल, कुछ ही महीनों की बात है। लेकिन इस बार तो देयर इज
द गणेश राय फैक्टर एज वेल। तो हमरो सिक्किम भी है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग आपस में जुड़ जाएं, तो तब वैसे हालत में क्या आपके पार्टी एसकेएम बीजेपी के साथ अलाइन कर लेगा? आपका पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अगर जो आपने नाम लिया गणेश राय जी, हाम्रो सिक्किम पार्टी, एसडीएफ, अगर ये लोग मिल के चुनाव लड़ेगा तो हमारे लिए ये कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगा और ये कोई अचंभा मानने वाला विषय भी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ सत्ता के लिए मिलने वाला है। पहले सत्ता में था, एक साथ था गणेश जी और पवन चामलिंग जी, सत्ता में था, एक साथ सत्ता का वर्क किया। सत्ता से गया, दोनों में फाट आया, दोनों ने षड्यंत्र किया। जो चामलिंग से जितना भी आदमी एसडीएफ एसके में जा रहे उसको रोकने के लिए गणेश को आगे किया, और अभी वो चुनाव के लिए फिर एक हो जाएगा, सिर्फ सत्ता के खेल के लिए वो एक होगा। उस और वो एक ऐसा गठबंधन होगा उन लोगों का अगर किया, उसमें हम तो करो भी नहीं बोलेंगे, मत करो भी नहीं बोलेंगे, ये लोग उन लोगों का इच्छा का बात है। फिर भी एक ऐसा एक अनैतिक अपवित्र गठबंधन होगा जो सीधा सीधा सिक्किम के जनता के विरुद्ध में होगा। और हमारा जो रहा बीजेपी के साथ, वो हमारा अलायंस आगे से है और जरूर रहेगा। Right. Finally, who do you think will be your strongest opponent in the coming elections? अभी सिक्किम में जनमत के हिसाब से, अगर जनमत के हिसाब से हमारा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मानेंगे तो शायद ये कहने में मुझे कोई बुराई नहीं होगा कि जनमत के हिसाब से कोई भी हमारा ओपोनेंट नहीं है। इस कारण नहीं है कि जो आगे पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में किसी भी पार्टी ने 10% सीट भी नहीं जीता, जो सबसे तृणमूल स्तर का चुनाव होता है पंचायत चुनाव, जबकि पार्टी लेवल में नहीं था, फिर भी उन लोगों ने अपना पार्टी का आदमी उठाया था। एक दो जीता होगा और अभी वही लोग को मीटिंग में दौड़ा रहा है, पर उन लोगों का किसी भी आदमी ने जिसको उन्होंने सपोर्ट किया था नहीं जीता। इसलिए जनमत के हिसाब से तो मैं यही नहीं मानूंगा, पर एक जरूर चैलेंज मानूंगा। वो क्या है कि उन लोगों का नेगेटिव पॉलिटिक्स, उन लोगों ने अभी ये डिजिटल वर्ल्ड में भी, जहाँ हम एक हाथ के लिए में संसार लेके घूम सकते हैं, ऐसे जमाना में भी वो इतना निचले स्तर का राजनीति कर रहा है, इतना नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है। उस नेगेटिव पॉलिटिक्स को न्यूट्रलाइज करना और जनता को उस नेगेटिव पॉलिटिक्स के इफेक्ट से बचा के रखना हमारा लिए जरूरी चैलेंज है, पर यह चैलेंज हम स्वीकार करेंगे और इसमें भी उनका नेगेटिव पॉलिटिक्स को हम जरूर हरा के रहेंगे। सो यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट ऑफ बिग विन 2024 में भी? ओवर कॉन्फिडेंट बोलना गलत होगा, राजनीति में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहना चाहिए। पर विपक्षी पार्टी का हरकतें देखकर और जो जनता द्वारा ऑलरेडी रिजेक्टेड ही अभी जोर शोर करके जो काम उन्होंने ही मिल के बिगाड़ा है, वही काम उन लोगों ने ऐसा हुआ बोल रहा है, जनता सब समझदार है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं और हम विश्वस्त है कि आने वाले 24 में उन लोगों को और ज़्यादा मात मिलेगा। ओके, सो विशिंग यू द वेरी बेस्ट फॉर 2024, और अब से लेके इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद भी हम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और जो पब्लिक के इश्यूज है उसको हम ज़रूर उठाएंगे। तब तक के लिए thank you so much. Thank you and so much. a pleasure meeting you. Yeah, thank you so much. Thank you so much.